हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सेकंड लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, तो पहले ये समझेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है और कैपेसिटी क्या होती है। तो अगर हम फर्स्ट बात करें कि वॉल्यूम क्या होता है और कैपेसिटी क्या होती है, तो हम पहले पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें ना, तो वॉल्यूम रेस्पिरेटरी क्या होता है। तो देखो, जैसे हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, जैसे हम नॉर्मल सांस अंदर ले रहे हैं, नॉर्मल सांस बाहर छोड़ रहे हैं, मतलब यानी इंस्पायरेशन कर रहे हैं और एक्सपायरेशन कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं, नॉर्मल नॉर्मल हम सांस अंदर लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कितना वॉल्यूम एयर का हम अंदर ले रहे हैं। और जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं तो तब हम क्या देखते हैं कि हम नॉर्मल कितनी एयर बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, जब तुम इंस्पायरेशन करते हो तो ऑक्सीजन अंदर लेते हो, जब एक्सपायरेशन करते हो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते वो बाहर छोड़ते हो। ठीक है, तो जैसे ही इंस्पायरेशन होता है यानी ऑक्सीजन अंदर आती है, तो उसका वो कितनी ऑक्सीजन अंदर आती है, और जैसे ही तुम नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हो तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो जो नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है, नॉर्मल इंस्पायरेशन होता है, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, पहले समझेंगे फिर लिख लेंगे, कोई बात नहीं। तो पहले समझ लो फिर उसके बाद नोट कर लेंगे। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, तो जैसे आपके लंग्स हैं, आप है ना नॉर्मल सांस अंदर ले रहे हो, नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे हो। ठीक है, देखो जैसे अब तुम बैठे हो ना सब, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन करके देखो और नॉर्मल एक्सपायरेशन, जैसे आपकी नॉर्मल सांस चल रही है ना ऐसे। ठीक है, जानबूझ के कुछ नहीं करते, बस नॉर्मल इंस्पायरेशन नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, तो जब हम नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं, क्या करते हैं, नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल ही क्या करते हैं हम, एक्सपायरेशन। ठीक है, लिखा हुआ है आगे, अभी समझने पे ध्यान दें। तो जब हम नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं तो वो वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है हमारा 500 ml। तो जब हम नॉर्मली सांस अंदर लेते हैं और नॉर्मली सांस बाहर छोड़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, वो कितना होता है, वो होता है 500 ml। ठीक है, कितना होता है, 500 ml। अगर मान लो एक बार सांस लेने में हम 500 ml ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और एक बार सांस बाहर छोड़ने में हम 500 ml कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एक मिनट में कितना ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन 12 से 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथिंग करता है। ठीक है, पर मिनट। तो एक नॉर्मल इंसान 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, तो इतनी बार वो क्या काम करता है, सांस लेता है एक मिनट के अंदर 12 से 16 बार। और एक बार में एक सांस लेने में कितना, 500 ml। तो हम क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 500 की 12 से, तो कितना हो जाएगा, 12 5 जा 600, 16 5 800। ठीक है, तो 6000 से 8000 ml। ठीक है, तो इतनी इतनी ऑक्सीजन और इतनी कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या काम करते हैं, एक मिनट के अंदर इंस्पायर करते हैं, और एक मिनट के अंदर इतनी ही क्या करते हैं, एक्सपायर करते हैं। तो जो तुम नॉर्मल सांस ले रहे हो, नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे हो, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हो, तो वो वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। इसी को हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टाइडल वॉल्यूम के बाद आता है सेकंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है वो देखेंगे। देखो, आपको ये तो पता लग गया कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, कि नॉर्मल इंस्पायरेशन करना नॉर्मल एक्सपायरेशन करना, उसी को टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, वो कितना होता है, 500 ml होता है। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ये क्या होता है, आईआरवी भी बोल सकते हैं इसको, आईआरवी। देखो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम फोर्सफुली सांस अंदर लेते हैं।
क्या काम करते हैं, फोर्सफुली सांस अंदर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके ना, आप नॉर्मल है ना, नॉर्मल आप सांस अंदर लो, नॉर्मल बाहर छोड़ो, तो नॉर्मल सांस अंदर लोगे, नॉर्मल बाहर छोड़ दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, अब आपने ना नॉर्मल सांस अंदर ले ली, नॉर्मल सांस सभी अंदर लेंगे एक बार। अब उसके बाद नॉर्मल सांस अंदर लेने के बाद आपको क्या करना था, नॉर्मल सांस बाहर छोड़ने की, आप बाहर मत छोड़ो, नॉर्मल सांस अंदर लेके उसमें ऐड करो, जानबूझ के पूरा जोर लगा के ना सांस अंदर लेके दिखाओ। तो जैसे अपने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया और उसके बाद जानबूझ के हमने क्या काम करा, सांस अंदर ली, और तो जो जानबूझ के एडिशनल वॉल्यूम जो ऐड किया जाता है टाइडल वॉल्यूम में, वही क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की हम बात करें तो ये कितना होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 2500 से 3000 ml। ठीक है, 2500 से 3000 ml होता क्या है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली इंस्पायरेशन, फोर्सफुली इंस्पायरेशन। मैंने आपको बताया था जब हम नॉर्मल जैसे तुम्हारा नॉर्मल इंस्पायरेशन करते हो तो कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, मैंने कल बताया था कि मतलब लास्ट लेक्चर में, कि नॉर्मल जब तुम इंस्पायरेशन करते हो तो आपका डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन जब आप फोर्सफुली सांस अंदर लेते हो तो आप है ना पेट पे जोर लगाते हो, यानी एब्डोमिनल मसल। ठीक है, तो जो आपकी एब्डोमेन मसल होती है ना, एब्डोमेन मसल मतलब पेट अंदर खींच के आप जोर लगा के जो हम सांस लेते हैं ना, वही क्या होता है, फोर्सफुली इंस्पायरेशन होता है, जो तुम जानबूझ के अंदर लेते हो बहुत सारा। जैसे आपने नॉर्मल इंस्पायरेशन कर दिया, उसके बाद जो आप फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते हो वही क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुली इंस्पायरेशन होता है। क्या होता है, फोर्सफुली इंस्पायरेशन। कब, किसके बाद, आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। तो आपने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, यानी टाइडल वॉल्यूम 500 ml अंदर ले लिया, उसके बाद कितना और ऐड कर सकते हो, 500 ml तो अंदर ले लिया नॉर्मल सांस लेके, उसके बाद कितना ऐड कर सकते हो जान पूछ के पूरा जोर लगा के, तो वो कितना होता है, 2500 से 3000 ml होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अभी समझने पे ध्यान देंगे, लिखने के लिए नोट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अभी आप समझने पे ध्यान देंगे। तो हम बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम ईआरवी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ईआरवी भी लिख सकते हैं। अब ईआरवी क्या होता है, आप है ना नॉर्मल, देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से मिलता जुलता है, बस इसमें उल्टा करना है। आपको है ना नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दो, सांस छोड़ दो, सभी एक बार छोड़ के देखो सांस, नॉर्मल आपने सांस बाहर छोड़ दी। अब उसके बाद जान पूछ के जोर लगा के तुम जितनी सांस बाहर छोड़ सकते हो, वही क्या होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो क्या मैं बताऊं, इसमें ऐसा लिख दूं, फोर्सफुली एक्सपायरेशन। तो आपने फोर्सफुली एक्सपायरेशन करा, कब, किसके बाद करा, नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद आपने फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दिया, वही क्या होता है, आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ठीक है, वही क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है, ये होता है 1000, यानी 1000 से लेके 1100 ml तक, ये होता है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी क्या होता है, नॉर्मल सांस बाहर छोड़ दो, उसके बाद जोर लगा के तुम जितनी सांस अंदर ले सकते, जितनी सांस बाहर छोड़ सकते हो, एक्सपायरेटरी है ना, जितनी सांस बाहर छोड़ सकते हो वही क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी नॉर्मल सांस बाहर छोड़ने के बाद जितनी आप जोर लगा के सांस बाहर छोड़ सकते हो, वही क्या हो जाएगा, आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा। उसके बाद लास्ट आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, देखो जब है ना, जब कोई भी मान लो कोई है ना बच्चा, मतलब न्यूबॉर्न आया है कोई, तो जब न्यूबॉर्न कोई भी आता है ना दुनिया में, तो सबसे पहले जब वो पहली सांस लेता है, तो पहली सांस लेने के बाद है ना, सबसे पहले रेजिडुअल वॉल्यूम ही भरा जाता है। सबसे पहले क्या भरा जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम।
जैसे मान लो कोई ना न्यू बॉर्न हुआ है, तो न्यू बॉर्न होने के बाद जब वो फर्स्ट सांस लेगा ना, तो उसमें कुछ एयर भरी जाएगी, और जो वो एयर भरी जाती है ना, वो कभी भी फिर बाहर नहीं निकलती है, वो वाली एयर वो हमेशा ही रहती है। चाहे आप कितना भी जोर लगा के एक्सपायरेशन कर दो, लेकिन तुम रेजिडुअल वॉल्यूम को कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, पहली सांस जैसे ही आप अंदर लोगे तो आपके जो लंग्स भरेंगे, उस टाइम जो हवा भरी जाएगी उसमें, वही क्या होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम होगा। ठीक है, इस पे एक मतलब एक केस भी था इस पे, और वो केस इस तरह था कि जैसे हॉस्पिटल में ना एक न्यू बॉर्न हुआ था, तो उसके घर वालों, वो न्यू बॉर्न मरा हुआ था। ठीक है, तो उसके घर वालों ने क्लेम किया था कि ये डॉक्टर की वजह से मरा है, जबकि डॉक्टर ये बोल रहे थे कि वो मरा हुआ ही बच्चा पैदा हुआ है। तो उसकी टेस्टिंग के लिए ना उन्होंने क्या काम करा था कि लंग्स ना पानी के अंदर रख दी थी। तो पानी के अंदर रखने से लंग्स क्या हुआ, अगर लंग्स पानी के अंदर डूब गए तो इसका मतलब उसने उसने सांस ली नहीं है, मतलब वो मरा हुआ ही पैदा हुआ है। और अगर वो मरा हुआ पैदा ना होता, अगर वो दुनिया में एक भी सांस ले लेता, तो एक भी सांस लेने से उसका सबसे पहले क्या फील होता, रेजिडुअल वॉल्यूम उसका फील हो जाता। और रेजिडुअल वॉल्यूम एक बार फील हो गया ना, वो कभी भी फिर बाहर नहीं निकलता है। तो अगर उसके लंग्स पानी के अंदर तैर गए तो उसका मतलब उसने सांस ली है, तो डॉक्टर की गलती से मरा है। और अगर लंग्स डूब गए तो उसका मतलब उसने कभी सांस ली नहीं है, वो मरा हुआ ही पैदा हुआ है। ठीक है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, रिमेनिंग एयर। तो जो रिमेनिंग एयर होती है ना, जो कभी भी बाहर नहीं निकलती, वही क्या होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। और ये कितना होती है, ये होती है 1100 से 1200 ml। 1100 से 1200 ml होती है हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो रिमेनिंग एयर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे। देखो यही मैंने लिखा हुआ है, देखो टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मली इंस्पायरेशन। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम यानी नॉर्मली इंस्पायरेशन, ये रहो, और एक्सपायरेशन, यही क्या होता है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, 500 ml होता है, 6000 से 8000 पर मिनट होता है। ठीक है, 6000 से 8000 ml पर मिनट हो सकता है। ठीक है, ml लिख सकते हैं चाहे। उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो मैंने क्या बताया था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुली। ठीक है, फोर्सफुली इंस्पायरेशन करना है नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद। तो फोर्सफुली इंस्पायरेशन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, याद कैसे रखेंगे, अगर बाद में कंफ्यूज हो गए तो याद रखना इंस्पायरेशन ही आ रहा है दोनों बार। ठीक है, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद फोर्सफुली इंस्पायरेशन करना, वैसे तो तुम्हें याद हो जाएगा। तो ये कितना होता है, 2500 से 3000 होता है। फिर उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी फोर्सफुली एक्सपायरेशन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन कितना होता है, 1000 से 1100 ml। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम, रिमेनिंग एयर इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जो कितनी होती है, 1100 से 1200 ml। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं याद कराता हूँ उसको एक बार। ठीक है, देखो जैसे मान लो है ना, ये मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में बुक आती है समूलिंगम, उसका डायग्राम है। तो देखो उसमें है ना कुछ इस तरह से दिखा रखा है, समझने के लिए आसान होगा आपके लिए बहुत ही। ये मान लो आपका है ना लंग्स है, ये आपके लंग्स। ठीक है, ये आपके क्या है, लंग्स। और अगर मैं लंग्स की बात करूं, इसे मैं नीचे बनाता हूँ और थोड़ा, ये आपके लंग्स है। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कभी भी खाली नहीं होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां पे बनाते हैं, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसे थोड़ा नीचे नीचे कर देता हूँ। और चलो उसके बाद देखो, ये तो हमारा रिजर्व वॉल्यूम, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब उसके बाद आता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। एक बार इसे समझ लेंगे, फिर उसके बाद आसान हो जाएंगी सारी चीजें। तो जो हम नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं ना, नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, वो यहाँ करते हैं। मतलब जब आप सांस बाहर छोड़ते हो, यानी एक्सपायरेशन करते हो, तो आपके लंग्स यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे ये। और जब आप जैसे ही सांस अंदर लेते हो, तो लंग्स कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे। बस ऐसे ही चलता रहता है नॉर्मली। अगर तुम फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दो, तो कैसे होगा फोर्सफुली एक्सपायरेशन, मतलब आपके लंग्स पहले यहाँ आएंगे। ठीक है, आपके लंग्स पहले यहाँ पे आएंगे। ठीक है, मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद ही तो होता है। और फिर उसके बाद जोर लगा के तुम
जोर लगा के तुम क्या कम करेंगे, एयर को बाहर निकाल लेंगे, तो आपके लंग्स यहाँ पे चले जाएंगे। क्या मुझे बताओ इससे कम कभी आएंगे क्या? इससे कम कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम कभी भी बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, अब हमने ये चीज तो देख ली। उसके बाद देखते हैं टाइडल वॉल्यूम हो गया। उसके बाद एक लेयर और बनाते हैं। ये क्या होती है हमारी? ये होती है IRV। IRV क्या बताया था मैंने कि नॉर्मल क्या करो, इंस्पायरेशन कर लो। नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद आप यहाँ पे पहुंच गए, और जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचे उसके बाद जोर लगा के सांस को अंदर लो, तो आप कहाँ पे पहुंच जाते हो? यहाँ पे पहुंच जाते हो। ठीक है, तो इसको तुम याद रखो, इसको बनाओ। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल डायग्राम है, इसलिए मैंने उस बुक से उठा के यहाँ पे दिखाया तुम्हें। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हमने पढ़ लिया है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को ऐड करके ना कैपेसिटी निकालते हैं। ठीक है, कि कितनी कैपेसिटी कौन सी होती है। वॉल्यूम तो हमने पढ़ लिया है, वॉल्यूम आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद आती है कैपेसिटी। तो सबसे पहले आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी आई? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब इंस्पायरेशन करने के लिए कैपेसिटी देखनी है हमें अपनी। कैपेसिटी का मतलब ये तो होता है, तो इंस्पायर्ड एयर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दो। ठीक है, मैं उसी डायग्राम से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप क्या काम कर दो, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दो। बताओ नॉर्मल जब आप एक्सपायरेशन करते हो, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, अच्छा कलर कौन सा लिया था मैंने पीछे? चाहिए ना, रेजिडुअल वॉल्यूम येलो से बनाया था ऐसे। ठीक है, उसके बाद कौन सा कलर लिया था? रेड। चलो, ओह शिट। कंडीशन देखो, इंस्पायर एयर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। क्या मुझे बताओ, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आप यहाँ पे पहुंच जाते हो इस जगह पे, क्योंकि इससे ऊपर क्या होता है? इससे ऊपर क्या होता है आपका? इससे ऊपर होता है आपका टाइडल वॉल्यूम। तो जैसे ही आप क्या काम करते हो, जैसे ही आप नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हो, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद आप यहाँ पे पहुंच जाते हो इस जगह। ठीक है, इस जगह तो पहुंच जाएंगे नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद। फिर क्या काम करना है? इंस्पायर एयर करनी है। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी तुम एयर अंदर ले सकते हो? क्या मुझे बताओ, जब तुम नॉर्मल एक्सपायरेशन करा, तुम यहाँ पे हो, तो क्या मुझे बताओ ये अंदर ले सकते हो, और ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम। प्लस और क्या ले सकते हो? क्या मुझे बताओ, तुम ये भी ले सकते हो अंदर, IRV भी अंदर ले सकते हो ये। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी एयर तुम अंदर ले सकते हो? तो इतनी ले सकते हो। तो इसीलिए टीवी प्लस IRV, यही क्या हो जाएगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, कितनी होती है? क्योंकि तुम्हें पता है, अब तुम ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम निकाल सकते हो। अभी वॉल्यूम याद किया है, वॉल्यूम को ऐड करके निकाल सकते हो। टाइडल वॉल्यूम होता है कितना? 500, और IRV कितना था? 2500 से 3000। ठीक है, तो ऐड करके निकाल लेंगे। अब आती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के लिए भी आपको क्या करना है? पहले ये बनाओ नॉर्मली ये बनाने के बाद देखो, ये इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब अब की बार किसकी कैपेसिटी चेक करनी है? एक्सपायरेशन की। मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन करो सभी नॉर्मल इंस्पायरेशन कर लिया। अब कौन सी ऐसी एयर है जो तुम बाहर निकाल सकते हो? सबसे पहले नॉर्मल इंस्पायरेशन करा, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन तो करना पड़ेगा। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन आपने किया, और आपको पता है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद फोर्सफुली भी एक्सपायरेशन कर सकते हो। तो कितना कितना क्या मुझे बताओ, जब आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल क्या किया? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है ना, नॉर्मल इंस्पायरेशन क्या किया? आप यहाँ पे पहुंच गए ना। ठीक है, अब आप कितनी एयर फोर्स लगा के बाहर निकाल सकते हो? तो एक तो ये, क्या मुझे बताओ, ये भी बाहर निकाल सकते हो जो ERV था। तो कितना हो जाएगा? टीवी प्लस ERV। ठीक है, और उसी को जोड़ के हम क्या निकाल सकते हैं इसकी? ये निकाल सकते हैं कि कितना वॉल्यूम है इसका। ठीक है, वही जो आपने पढ़ा है, टाइडल वॉल्यूम और ERV। टाइडल 500 और ये 1100 से 1200, सॉरी 1000 से 1100। उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसको हम FRCB कहते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो इसमें हम रिमेनिंग देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं इसमें? रिमेनिंग एयर इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, रिमेनिंग एयर इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करो,
ठीक है, बस इसी डायग्राम से समझेंगे सारी चीजें। ठीक है, ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है तो आप इसको बना सकते हो। हमने क्या किया, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, क्या किया, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया। तो रिमेनिंग एयर इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो रिमेनिंग देखनी है नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद। क्या मुझे बताओ, जैसे ही तुमने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया तुम यहाँ पे पहुंच गए, इस जगह पे ही तो पहुंच गए आप नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद। तो ये बोल रहा है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद लंग्स के अंदर क्या क्या बचा। क्या मुझे बताओ, अभी भी तुम्हारे पास ईआरवी है जो तुम फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हो, और एक अंदर क्या है, आरवी, जो कभी भी तुम बाहर नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए ईआरवी और प्लस यहाँ पे आरवी आएगा। ठीक है, तो ईआरवी प्लस आरवी ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, जिसको हम वीसी से डिनोट करते हैं, मतलब वीसी शॉर्ट टर्म है इसकी, डिनोट बोल दिया मैंने, सॉरी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब देखो ये तो डेफिनेशन है, मैं समझा के कराऊंगा सब। ठीक है, इसका उल्टा भी है कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सफुली इंस्पायरेशन। ठीक है, अब देखो मतलब ब्रीथ आउट। अब देखो आगे, सबसे पहले तो यही करना है, क्या बोला इसने, पहले वाले को देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ इन, मतलब वो वाली एयर जो हम अंदर ले सकते हैं, कब, आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन। याद रखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए। क्या मुझे बताओ, फोर्सफुल एक्सपायरेशन जब आपने किया, जब आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, क्या तुम यहां पे पहुंच गए हो, क्या तुम यहां पर पहुंच गए हो, और उसके बाद क्या बोल रहा है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद तुम यहां पे हो, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ इन, तो कितनी सांस तुम अंदर ले सकते हो, कितनी सांस अंदर ले सकते हो। क्या मुझे बताओ, ये अंदर ले सकते हो जो तुमने जान पूछ के छोड़ा बाहर, जान पूछ के जो तुमने एयर बाहर निकाली है, ठीक है, उसको अंदर ले सकते हो। फिर उसके बाद टाइडल वॉल्यूम ले सकते हो तुम, जो नॉर्मल ब्रीथिंग है, और उसके बाद जान पूछ के भी तुम सांस अंदर ले सकते हो, यानी ये, तो यानी ईआरवी, टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी। ठीक है, तो ईआरवी, टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी, आईआरवी, तो ये तीनों मिला के क्या हो जाएगी, ये वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, इसका उल्टा मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ आउट, मतलब दोनों डेफिनेशन सही, मतलब वो वाला एयर जो तुम आउट कर सकते हो, कब, आफ्टर ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद आप कहां पे चले गए, लो मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, कौन सा कलर, व्हाइट कलर। फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद आप यहाँ पे चले जाते हो। तो ये बोल रहा है कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद आप कौन कौन सी एयर बाहर निकाल सकते हो, कितनी कैपेसिटी है अपना बाहर निकालने की हवा। तो एक तो ये आईआरवी, एक टाइडल वॉल्यूम और एक ये वाला, तो ये तीनों बाहर निकाल सकते हो। तो इसीलिए चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, दोनों सही। ठीक है, तो दोनों समझ में आ गए तुम्हारा। ये लास्ट बचता है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी यानी टीएलसी, तो टोटल एयर इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। ठीक है, मैं इसी डायग्राम से बता देता हूं आपको। तो आपने क्या काम कर लिया, मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर लिया, मतलब आप यहाँ पे चले गए, मैक्सिमम इंस्पायरेशन में आप यहाँ पे चले गए। तो जब आप यहाँ पे चले जाते हो तो टोटल एयर इन लंग्स कितनी होती है, टोटल एयर इन लंग्स मतलब कितनी कितनी एयर लंग्स में होती है। क्या मुझे बताओ, ये सारी होती है जितनी अंदर की है, तो सारी को जोड़ दो, ये रहा आईआरवी, टीवी, ईआरवी, आरवी। अब इस पे ना क्वेश्चन बदल के आ सकता है, क्वेश्चन बदल के कैसे सकता है, हो सकता है तुम्हें ये ना दे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको है ना, इसकी जगह आप बताओ क्या लिख सकते हो, ईआरवी प्लस टीवी, ईआरवी प्लस टीवी, ईआरवी प्लस टीवी। देखो कहाँ ये रहा, ईआरवी प्लस टीवी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है ना, ईसी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ईसी प्लस आईआर, ये भी सही है। क्या मुझे बताओ, इस बार में इनको चेंज कर दूं, कोई और कलर लेंगे, ये रहा। क्या मुझे बताओ, इसको क्या बोलेंगे, आईआरवी प्लस टीवी, आईआरवी प्लस टीवी, आईआरवी प्लस टीवी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आईसी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं,
ERV, ERV तो ऐसे कैसे ही, और टीवी प्लस IRV क्या हो जाएगा, अभी दिखाया मैंने आपको, IC। ठीक है, तो ऐसे भी चेंज करके लिख सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे भी बदल सकते हो अपने अपनी मर्जी से, जैसे अभी ये फिर दिख गया आपको, ठीक है, ये फिर दिखाई देगी आपको, ठीक है। और रेजिडुअल वॉल्यूम और ERV क्या होता है, ये होता है FRC, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी में लिखना चाहो तो ERV TV IRV, IRV TV ERV और प्लस RV, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस RV, ठीक है। वो अपने हिसाब से तुम कोई सा भी जोड़ के लिख सकते हो, ठीक है। बस आपको नाम पता होना चाहिए, बस जो नॉर्मल है ना कंसेप्ट वो पता होना चाहिए बस नाम का। तो अब है ना, ये हो गया हमारा, वॉल्यूम भी हो चुका है और कैपेसिटी भी हो चुकी है। अब इसके ना कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, डेड एक चीज और बढ़ती है, डेड एयर वॉल्यूम। तो डेड एयर वॉल्यूम कुछ नहीं होता, वो वाला एयर का वॉल्यूम जो रेस्पिरेशन में, मतलब गैस के एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे आपके ना, आप सांस लेते हो, सांस लेने के बाद एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, तो यहाँ से पूरे रास्ते से आती है ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्हीं रास्ते से बाहर जाती है। तो वो एयर, वो वॉल्यूम एयर का जो किसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, किसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, गैस के एक्सचेंज, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर, कौन सा वॉल्यूम ऑफ एयर, जो डू नॉट पार्टिसिपेट इन गैस एक्सचेंज। तो ये पड़ा रहता है वहीं पे ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। कितना होता है, तो ये होता है 150 ml। इसी को हम डेड एयर वॉल्यूम, डेड स्पेस, ये सब वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो, ये सारे PYQ हैं, आपको PY की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना नीट के, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो द अमाउंट ऑफ एयर दैट एंटर्स द लंग्स, ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल या रेस्टफुल ब्रीथिंग इज कॉल्ड। पता है सबको, पता हो गया, आंसर आएगा, जल्दी जल्दी सोच के बताओ। द अमाउंट ऑफ एयर दैट एंटर्स द लंग ड्यूरिंग नॉर्मल या रेस्टफुल ब्रीथिंग इज कॉल्ड, मतलब नॉर्मली जो तुम सांस अंदर लेते हो, नॉर्मली बाहर लेते हो, क्या बोलते हैं उसको, सबको पता है, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। आसान से क्वेश्चन होते हैं इसके वो। उसके बाद मार्क द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन विद रेस्पेक्ट टू पल्मोनरी कैपेसिटीज। तो ये बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा गलत है, इन चारों में से कौन सा गलत है वो देखना है। क्या मुझे बताओ, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कि यही होती है टीवी प्लस IRV, अभी दिखाइए आपको। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी क्या होती है, टीवी प्लस ERV, ये भी। तो इसका मतलब ये दोनों तो सही है, क्योंकि अभी पढ़ गए हैं हम दोनों ही, ठीक है। उसके बाद FRC क्या होती है आपकी, FRC और VC क्या होती है, FRC क्या होती है और VC क्या होती है। क्या मुझे बताओ, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में आपने क्या देखा था, रिमेनिंग देखा था ना, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद रिमेनिंग, ठीक है। तो क्या था, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद रिमेनिंग क्या बचा था, RV और ARV। अभी तो पढ़ा है, देखो रिमेनिंग एयर इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन क्या बचता है, RV प्लस ERV, ठीक है, अभी पढ़ा है। तो ERV प्लस RV, तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी सही है हमारा, सही है ना ये तीनों। उसके बाद देखते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि आप है ना, क्या मुझे बताओ, देखो रेजिडुअल वॉल्यूम और TLC होती है, टोटल लंग कैपेसिटी होती है। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब तो सारी वॉल्यूम आ जाएगा, तो टोटल लंग कैपेसिटी में RV जुड़ती ही है, ठीक है। या वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला अभी क्या देखा था आपने, वाइटल कैपेसिटी देखो, ये रही वाइटल कैपेसिटी क्या थी, ERV प्लस TV प्लस IRV, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। क्या मुझे बताओ, तीनों में से एक भी दिख रहा है क्या वहां पे, बताओ, तीनों में से एक भी दिख रहा है क्या, तो इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा इसका, C। गलत पूछ रहा है ना वो, इनकरेक्ट बोल रहा है ना, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन सा है, 3। देखो आगे है, मैच द आइटम गिवन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें तो बोल रहा है कि सही जो है वो मैच करके बताओ। तो पहला क्या है, टाइडल वॉल्यूम। कितना होता है टाइडल वॉल्यूम, आप सबको पता है, यही होता है ना टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो A का क्या आ जाएगा, थर्ड। तो A का क्या है, ये रहा, A का थर्ड 2 में है, तो इसका मतलब A का यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ का फोर्थ है, तो ये तो आएंगे नहीं 2 ऑप्शन, पहला तो यहीं से कट गया, 2 एलिमिनेट हो गए 2 ऑप्शन। फिर उसके बाद आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व
वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आप सबको पता है कितने होता है, यही होती है ना। तो बी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट। बी का फर्स्ट देखो कहाँ है, ये सिंपल सा आंसर है। फिर उसके बाद ये देखो, करके देखो कितना आता है, एक बार करके देखेंगे सभी, पॉज करके। तो देखो, मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड, तो आपने अभी ये सब पढ़ा है। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बताओ क्या होती है। एक्सपायरेटरी नॉर्मल क्या करो, इंस्पायरेशन कर लो, नॉर्मल इंस्पायरेशन कर लो, नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद कितनी कितनी एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं। तो पहले क्या आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कैपेसिटी में कहेगा ERV और प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो देखो कहाँ पे है टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक सेकेंड, एक सेकेंड नहीं दे रहा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये दो काट दो। ठीक है, अब बी वाला देखो, ठीक है, या जो इजी से हमें देख लो एक इजी है, ये तो पता ही है आपको। इसमें क्या हो जाएगा, IRV टीवी, IRV टीवी, IRV टीवी, देखो कहाँ पे IRV टीवी, ये रहा। यानी फोर्थ का हो जाएगा थर्ड, तो फोर्थ का थर्ड किसमें दे रखा है, दोनों में दे रखा है। देखो इसमें भी फोर्थ का थर्ड है, इसमें भी फोर्थ का थर्ड है। फिर आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में रिमेनिंग एयर होती है, क्या होती है, रिमेनिंग एयर। तो देखो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो क्या होती है, FRC। अभी आप सबने पढ़ा है FRC। FRC क्या होती है कि तुम नॉर्मल एक्सपायरेशन करो, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन करो, और नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद कौन कौन सी एयर तुम अंदर ले सकते हो, तो कौन सी हो जाएगी तुम्हारी, FRC के बाद, FRC के बाद कौन सी हो जाएगी, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, और प्लस ERV, यही थी ना, यही थी ना FRC, कहाँ पे है, तो टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी सेकंड का कुछ गलत हो गया ना, अरे सॉरी, RV, ठीक है। तो यानी क्या काम करो, नॉर्मल एक्सपायरेशन करो, उसके बाद रिमेनिंग देखनी है, रिमेनिंग ही तो होता है फंक्शनल का मतलब। तो रिमेनिंग कितनी रहती है, RV और प्लस ERV। तो देखो इसमें कहा है RV और ERV, तो ERV ये रहा और RV ये रहा, ठीक है। तो सेकंड का क्या आ जाएगा, फोर्थ, सेकंड का फोर्थ ये रहा, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। तो देखो ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। नीट 2023 में क्या आया था, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग बताओ, कितना आसान क्वेश्चन आया नीट 2023 में। तो वाइटल कैपेसिटी बतानी है कितनी होती है, बताओ वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, बताओ जल्दी, पोज करके मुझे आंसर सब बताएंगे इस बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, वाइटल कैपेसिटी, आपने क्या काम कर दिया, ठीक है, आपने वाइटल कैपेसिटी क्या बताई थी मैंने, देखो कहाँ पे था मेरे, दो डेफिनेशन बताई थी, दोनों याद रखनी है आपको, ठीक है। तो अब देखो मैंने बताया था ना कि बार बार आता है इसका क्वेश्चन, तो तुम्हें ये भी देखना है, ये भी देखना है और ये भी देखना है। तो क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ इन फोर्सफुल इंस्पायरेशन या फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दो, ठीक है। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दो, तो आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला देख लो, फोर्सफुल क्या कर दिया, फोर्सफुल क्या कर दिया, एक्सपायरेशन, उसके बाद इन करनी है, बस ये से याद रख लो। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद इन करनी है, मतलब कितनी अंदर ले सकते हैं हम गैस, ठीक है, कितनी एयर अंदर ले सकते हैं। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करा, मतलब करके देखो, सांस छोड़ दी तुमने बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सांस गई तुम्हारी। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी अंदर ले सकते हैं बताओ। सबसे पहले तो एफआर ये ले सकते हैं, कौन सी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, सॉरी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर प्लस टाइडल वॉल्यूम और फिर प्लस IR, ये अंदर ले सकते हैं ना, ठीक है। इसका उल्टा मतलब जो दूसरी डेफिनेशन थी, फोर्सफुली क्या कर दो, इंस्पायरेशन, इसको याद रखना, वाइटल कैपेसिटी का क्वेश्चन आते हैं इसके, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है।
तो फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर दो, अब आउट कर दो, तो कितनी आउट कर सकते हैं, बस इनसे याद रखो। फोर्सफुली इंस्पायरेशन करके देखो सब, फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर दिया तो फोर्सफुली इंस्पायरेशन करने के बाद कितनी तुम आउट कर सकते हो, तो फोर्सफुली इंस्पायरेशन करके देखो सब, कर लिया। अब क्या कम कर दो, तो कितनी आप छोड़ सकते हो। तो सबसे पहले तो जो फोर्सफुली अंदर लिया उसको बाहर छोड़ो, फिर टाइडल वॉल्यूम छोड़ो और प्लस ईआर भी छोड़ो, ठीक है। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन आएगा, अब चेक कर सकते हो। तो वाइटल कैपेसिटी आईआरवी ईआरवी टीवी, आईआरवी ईआरवी टीवी, तो पहला ही आ गया ऑप्शन, आगे भी बढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब हमें क्या काम करना है, एक्सचेंज करना है गैसों का, ठीक है। तो 4 स्टेप होते हैं, मतलब जो O2 है ना, O2 कैसे अंदर आती है और CO2 कैसे बाहर जाती है वो देखना है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जो, मतलब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इसमें, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं देखना है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, प्रेशर। तो पहला कौन सा है, प्रेशर। सेकंड है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, मतलब कौन सी गैस की कितनी सोल्युबिलिटी है ब्लड के अंदर। फिर थर्ड है हमारा थिकनेस, ठीक है, किसकी थिकनेस, एल्वेलाई की थिकनेस और ब्लड की थिकनेस जहां पे ट्रांसपोर्ट होगी, मतलब जहां पे एक्सचेंज होगा, ठीक है, वो देखेंगे अभी। फिर सरफेस एरिया, लंग्स का सरफेस एरिया। तो हम फर्स्ट देखते हैं प्रेशर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या देखते हैं हम, प्रेशर। देखो तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, देखो ये या तो रट लो, ठीक है, या फिर क्या काम कर लो, समझ लो, समझ लोगे तो तुम्हारे याद रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में वो दे रखा है, एक टेबल सी दे रखी है, तो उसको रट लो, ठीक है। रटोगे तुम फिर भूल जाओगे, या फिर से समझ लो, देखो समझाने ये एक बार में याद हो जाएगा तुम्हारा। तो देखो याद करने का तरीका क्या है, देखो कोई सी भी गैस होती है उसका मिनिमम पार्शियल प्रेशर कितना होता है, मिनिमम पार्शियल प्रेशर, यानी पी लिख देता हूं मैं प्रेशर के लिए, मिनिमम प्रेशर ऑफ O2 का हो या CO2 का हो, ठीक है। कितना होता है मिनिमम, 40 mm ऑफ Hg। अब ये mm ऑफ Hg क्या है, ये प्रेशर की यूनिट होती है mm ऑफ Hg, ठीक है। ये फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे आप कि प्रेशर की यूनिट कौन कौन सी होती है। अभी फिलहाल देखो, चाहे O2 हो चाहे CO2 हो, उसका मिनिमम से मिनिमम प्रेशर कितना हो सकता है, 40 हो सकता है, 40 से कम नहीं होगा, 40 से कम नहीं होगा। उसके बाद मैक्सिमम प्रेशर ऑफ CO2, ये कितना हो सकता है, 45 mm ऑफ Hg। CO2 का ज्यादा से ज्यादा पार्शियल प्रेशर, CO2 का ज्यादा से ज्यादा पार्शियल प्रेशर 45 हो सकता है, 45 से ऊपर नहीं जाएगी CO2। मिनिमम कितना हो सकता है CO2 का, 40, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 45। O2 का मिनिमम कितना होता है, O2 का मिनिमम 40, तो फिर मैक्सिमम कितना होता है, तो मैक्सिमम वेरी करता है, इसका मैक्सिमम अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है देखो, समझेंगे इस चीज को। पहले तो 2 लाइन याद रखो, ये 2 लाइनें याद रहेंगी तुम्हारी। देखो हमने पिछली क्लास में भी एक डायग्राम बनाया था, मैं उसको दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये क्या है आपका, ये हार्ट है, ठीक है। 4 चैम्बर होता है हार्ट के अंदर। ऊपर क्या दिखाते थे हम, यहाँ पे आपके लंग्स, लंग्स यानी एल्वेलाई, और यहाँ पे आपका टिश्यू, ठीक है। होता क्या था कि यहां से देखो, जो भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा उसको मैं ब्लू से बनाऊंगा, और जो ऑक्सीजनेटेड होगा उसको मैं रेड से बना दूंगा, ठीक है। तो मैं भी सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्लू और रेड, ठीक है। तो देखो टिश्यू है ना, टिश्यू में एक मैकेनिज्म चलती है, वो मैंने तुम्हें बताई थी कौन सी मैकेनिज्म होती है, ये रहा टिश्यू, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, एटीपी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे ब्लड आता है ना, ये रहा, ये रहा, इसने CO2 डाल दी इसमें, तो अब ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है एट्रियम के पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है एट्रियम के पास, जो हार्ट का ऊपर वाला चैम्बर होता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में,
और वेंट्रिकल से कहाँ पे आ जाता है, वेंट्रिकल से जाता है लंग्स के पास। क्योंकि ये दोनों ब्लड कैसे हैं, ब्लू कलर दिखा रखा है मैंने, तो इसका मतलब कैसे हैं ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों कैसे हैं, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है। अब ये CO2 क्या करेगा, इस CO2 को ये लंग्स को दे देगा, क्योंकि CO2 तो हमें बाहर फेंकनी है, लंग्स के पास क्या भरी हुई है, ऑक्सीजन, तो लंग्स इसमें क्या डाल देगी, ऑक्सीजन। तो अब हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। सबसे पहले वही प्रोसेस कहाँ जाता है ब्लड, एट्रियम में, एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, तुम्हारे पूरी बॉडी में जितने भी टिश्यू और टिश्यू ऑर्गन, ठीक है, सेल जो भी पड़ा हुआ है सब में वहां पे जाएगा, क्योंकि सबको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब इसके पास ऑक्सीजन है, भरी हुई है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन किसको दे देगा, अपनी अपनी ऑक्सीजन दे देगा ये टिश्यू को, कि भाई ये प्रोसेस पूरी करता है, और यही प्रोसेस चलती रहेगी। ये ब्लड कौन सा है, ये ऑक्सीजनेटेड। अब बात करते हैं प्रेशर की, क्योंकि टॉपिक हमारा प्रेशर चल रहा है, तो प्रेशर की अगर हम बात करें तो अब मुझे बताओ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसका मतलब प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा यहाँ पे या कार्बन डाइऑक्साइड का, तो सिंपल सी बात है, अगर ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा, तो फिर मिनिमम किसका होगा, मिनिमम कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। तो यहाँ पे PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, मिनिमम प्रेशर कितना होता है कोई सी भी गैस का, 40 mm ऑफ Hg नहीं लिख रहा है, ठीक है, वो खुद लिख लेना आप, ठीक है, mm ऑफ Hg जो यूनिट थी इसकी। तो हमें पता चल गया कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसके अंदर PO2 कितना है, PCO2 कितना है 40, क्योंकि मिनिमम है। आप फिर यहीं पे PO2 कितना होगा, PO2 के लिए अभी यहाँ पे ऐसे ही जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि PO2 मैं इसके बाद लिखूंगा, अभी पहले समझ लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम का कंसेप्ट। अब हमें एक चीज पता लग गई, उसकी पता लग गई ऑक्सीजनेटेड की। अब आते हैं हम डीऑक्सीजनेटेड के पास। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसका मतलब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड है ना, तो यहाँ पे क्या ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, किसका प्रेशर ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यानी PCO2 मैक्सिमम कितनी जाती है, तो ये जाती है 45 से ऊपर तो नहीं जाती PCO2, अभी देखा था मैंने, और जबकि देखो अभी देखा था ना यार, ठीक है, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मैक्सिमम कितना हो सकता है 45। आगे देखो, तो PCO2 मुझे पता चल गया 45। अब मुझे बताओ अगर CO2 मैक्सिमम है इसके अंदर तो मिनिमम क्या है, मिनिमम ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन मिनिमम कितनी होती है, ऑक्सीजन मिनिमम होती है 40, ठीक है, बताया था ना अभी कि मिनिमम से मिनिमम 40 हो सकता है। तो हमें मुझे पता लग गया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना कितना प्रेशर है। अब आते हैं हम किसके पास, टिश्यू के पास। आ जाओ अब टिश्यू के पास, ये रहे, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं PO2 और PCO2। अब मुझे बताओ, मुझे बताइए, अब टिश्यू है, टिश्यू ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, बदले में क्या चीज बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भर भर के होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होगा यहाँ पे, जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन रही है, तो PCO2 कितना हो जाएगा 45, क्योंकि मैक्सिमम इसी का होता है, और अगर एक मैक्सिमम होता है तो दूसरी मिनिमम होती है, तो PO2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, ठीक है। अब आते हैं हम लंग्स की तरफ, लंग्स यानी एल्विलाई, लंग्स भी बोल सकते हैं या एल्विलाई भी बोल सकते हैं। इसमें भी देखते हैं हम PO2 और PCO2। अब मुझे बताइए, जैसे ही तुम ऑक्सीजन लेते हो तो लंग्स के पास तो, एल्विलाई के पास तो भरी पड़ी है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि PCO2 का तो कम होगा ना, PCO2 का तो कम होगा ना, और PCO2 का कितना होता है यहाँ पे, मिनिमम कितना होता है 40। तो सबसे पहले मैंने किसका कंसेप्ट याद करा यहाँ पे, मिनिमम का और मैक्सिमम का कंसेप्ट हमने याद कर लिया, ठीक है, मिनिमम का और मैक्सिमम का कंसेप्ट हमने याद कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास कुछ बचे हुए हैं, जैसे कि PO2, जैसे कि क्या PO2, तो PO2 का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में याद रखना है, बस ये याद रख लेना, यहाँ पे 95 होता है, कितना होता है 95 mm ऑफ Hg, ठीक है भाई, कितना 95 mm ऑफ Hg, जबकि यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे 104,
ठीक है। तो ये हमारी बॉडी की बात है सारी। अगर हम बाहर की बात करें, बाहर मतलब एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर के अंदर PO2 और PCO2 कितना होता है, तो यहाँ पे होता है 159, तो होता है PO2, और PCO2 होता है 0.3, क्योंकि तो बॉडी के बाहर है, तो यहाँ पे 0.3 होता है PCO2 और PO2 होता है 159। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो, तो हमने देख लिया कि प्रेशर। अच्छा, एक चीज और बताऊं, हमेशा है ना, कोई भी चीज हो ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है। नेचर में कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। जैसे एक मान लो टंकी का पाइप है और उसमें पानी बह रहा है नॉर्मली, तो तुम अगर टंकी का पाइप दबाओगे, जिस साइड से दबाओगे वहां पे प्रेशर लगाओगे, तो वहां से पानी कहाँ जाएगा, तेजी से कम प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो ऐसा ही खेल होता है नेचर में, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें जाती हैं। अब मुझे बताइए, एटमॉस्फेयर में यानी बाहर किसका प्रेशर ज्यादा है, ऑक्सीजन का। लंग्स का प्रेशर कितना है यहाँ पे, एल्विलाई का 104। तो इसका मतलब ऑक्सीजन कहां से कहां आएगी, बाहर से कहां आ जाएगी, तुम्हारे लंग्स में आ जाएगी, बाहर से कहां आ जाएगी, लंग्स में आ जाएगी। अब एल्विलाई का प्रेशर PO2 का 104 है, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर कितना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर 95। तो इसीलिए ऑक्सीजन कहां से कहां, एल्विलाई से ब्लड के अंदर आ जाती है, ज्यादा से कम की तरफ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 95 है, जबकि टिश्यू में कितनी होती है PO2 40। तो इसका मतलब 95 से वो 40 के पास आ जाती है, मतलब ज्यादा से कम की तरफ जाती है चीजें, ठीक है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, जैसे यहाँ 45 है PCO2 टिश्यू के अंदर, और ब्लड के अंदर कितना होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40। तो इसका मतलब 45 से 40 की तरफ भेज देता है, ठीक है। तो ये चीजें चलती रहती हैं। अब इसका 45 हो गया, देखो एल्विलाई के अंदर कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 40, तो इसका मतलब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 45 45 और यहाँ पे 40, तो 45 से 40 की तरफ CO2 निकल जाती है, ऐसे बाहर चली जाती है। एटमॉस्फेयर में कितना होता है प्रेशर CO2 का, 0.03, मतलब इतना कम, सॉरी 0.3, इतना कम। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 40, तो 40 से कहाँ बाहर की तरफ CO2 भेज दी जाती है। तो ऐसे ही ऑक्सीजन अंदर आती है प्रेशर के थ्रू, और ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर के थ्रू बाहर चली जाती है। तो सारा खेल किसका था, प्रेशर का। अब देखते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो सोल्युबिलिटी का मतलब होता है कि मिलाना गैस को, और किसके अंदर मिलाना, लिक्विड के अंदर। लिक्विड क्या है यहाँ पे, ब्लड, ठीक है। तो हम देखते हैं ना, जो सोल्युबिलिटी होती है, सोल्युबिलिटी, तो सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो 20 to 25 टाइम हाई होती है, किससे, 20 to 25 टाइम हाई होती है, किससे, O2 से, ठीक है। सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स, ठीक है, हायर देन सोल्युबिलिटी ऑफ O2, ठीक है। तो CO2 की सोल्युबिलिटी, यानी सोल्युबिलिटी को बोलते हैं घुलनशीलता, घुलन मतलब घोलना। तो जो CO2 होती है ना, वो ज्यादा घुलती है, 20 से 25 टाइम, मतलब 20 से 25 गुना ज्यादा घुलती है, किससे, ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी से, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस हो गया तुम्हारा आंसर। उसके बाद आता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तुम्हें पता है ये एल्विलाई है हमारी, ये क्या है हमारी एल्विलाई, और ये क्या है हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल मैंने रेड से दिखा रखी है और येलो से दिखा रखी है एल्विलाई। तो तीन चीजें ऐसी होती हैं जिससे होके ऑक्सीजन तो कहां से कहां, ऑक्सीजन तो यहां से यहां आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां जाती है। मतलब इन तीन लेयर से छन के आना पड़ता है, और इन तीन लेयर्स को पार करके ही यहाँ पे जाना पड़ता है बाहर निकालने के लिए। तो इसमें फर्स्ट लेयर होती है हमारी, फर्स्ट लेयर होती है एल्विलाई की लेयर। ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियम की। ये एक टिश्यू होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम एक टिश्यू होता है। याद रखना, स्क्वेमस एपिथेलियम वहां पे मिलेगा तुम्हें जहां पे
जहाँ पे भी डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन का मतलब गैस है ना एक जगह से दूसरी तरफ चली जाएंगी, डिफ्यूजन, ठीक है। तो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है हमारी एल्वेलाई। फिर उसके बाद जो ब्लड वेसल रहता है, ये जो ब्लड वेसल है ना, ये भी किसकी बनी होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम की। ये भी किसकी बनी होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम की। लेकिन इस स्क्वेमस एपिथेलियम को जब भी ब्लड वेसल्स के अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है तो उसको हम नया नाम दे देते हैं, उसको बोल देते हैं एंडोथेलियम। एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है भाई। तो दो चीजें पता लग गई मुझे, स्क्वेमस एपिथेलियम यानी इसकी लेयर और ब्लड वेसल की लेयर। ब्लड वेसल की लेयर भी स्क्वेमस की होती है, लेकिन यहाँ ब्लड पे पाई जाती है ना, तो उसको एंडोथेलियम नाम दे देते हैं। इनके बीच में पाया जाता है ये, इनके बीच में पाया जाता है ये थर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, इन्हें कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। कनेक्ट का मतलब होता है कनेक्ट करना चीजों को, तो इसको कनेक्ट करता है। तो यहाँ से क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन ये बीच में होता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन इन 3 लेयरों को पार करके यहाँ पे आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इन 3 लेयर को पार करके वहां पे जाती है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया तुम्हें जाहिर सी बात है, तुम्हें पता है कि हमारा लंग्स है, और लंग्स के अंदर ऐसे ट्री बना हुआ था, ऐसे 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 एक लंग, एक ब्रोंकी राइट में एक लेफ्ट में चली गई, फिर आगे डिवीजन चल रहा है, ऐसे 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 करके डिवीजन हो रहा है, फिर आगे और भी डिवीजन हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह डिवीजन चलते जा रहे थे, और भी डिवीजन हो रहे थे, और लास्ट में जाके एल्वेलाई खुल रही थी इस तरह। तो एल्वेलाई बहुत ज्यादा पाई गई थी, और इसने कितना, मैंने बताया था तुम्हें, कितना एरिया बनाती है? लगभग 70 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, 70 मीटर स्क्वायर का एरिया बनाती है। मतलब एक किसके जैसा बताया था मैंने, तुम्हें बताऊं? ठीक है, जहाँ पे खेलते ना बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, तो उसके बराबर जितना उसका मैदान होता है ना, इतना एरिया होता है इसका। तो सरफेस एरिया की अगर हम बात करें ना, सरफेस एरिया क्या है कि इतने एरिया से होके हमारी ऑक्सीजन अंदर आती है, और इतने ही एरिया से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया है इसका। टेनिस कोर्ट के बराबर होता है, मैंने बताया था ना, टेनिस कोर्ट जो होता है उसके बराबर एरिया होता है इसका। चलो क्वेश्चन है, अब मुझे आंसर बताएंगे। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्विलाई। तो मुझे कहाँ बताना है? एल्विलाई पे बताना है। कहाँ पे बताना है बच्चों? एल्विलाई पे। तो पार्शियल प्रेशर किसका? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑक्सीजन का कितना होता है एल्विलाई में, बताओ? एल्विलाई के अंदर कितना होता है? 104। ठीक है, और PCO2 कितना होता है? 40। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलो। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, पानी वानी पी लो तुमने। तो दो गैस है हमारी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। देखो हमने ब्लड में तो मिला दी ऑक्सीजन, ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर चली गई है। तो ये देखना है किनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्ट दो गैस का होता है, ऑक्सीजन का भी और किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का भी। तो पहले लेते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है भाई। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो हम देखते हैं, देखो ब्लड होता है ना हमारा, जैसे हमारा एक ब्लड होता है ये। तो ब्लड की अगर हम बात करें, पहले समझ लो थोड़ा सा पार्ट है ब्लड का। तो ब्लड के अंदर 55% तो क्या मिलता है? प्लाज्मा मिलता है, जबकि 45% मिलते हैं सेल कंपोनेंट। ठीक है, 45% क्या मिलते हैं? सेल कंपोनेंट, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है भाई, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये 45% मिलती है ब्लड के अंदर, और 55% प्लाज्मा होता है, जो येलोइश स्ट्रो कलर का होता है प्लाज्मा। ठीक है, तो यहाँ पे ना मेन काम आरबीसी और प्लाज्मा का ही है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया ये कंपोनेंट। तो आरबीसी की अगर हम बात करें ना, आरबीसी के अंदर क्या मिलता है आपको? हीमोग्लोबिन मिलता है। आरबीसी के अंदर क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन, जो रेड कलर देता है ब्लड को। ठीक है भाई, तो ये किसकी कहानी थी? तुम्हारी ब्लड की। बस इतना इतना बताना था मुझे तुम्हें। ठीक है, देखो
तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, तो जो 3% ऑक्सीजन होती है ना, तो 3% ऑक्सीजन कैसे जाती है, तो ये जाती है प्लाज्मा में घुलकर, प्लाज्मा में सोल्यूबल होके जाती है, प्लाज्मा में घुलकर चली जाएगी, इतनी 3%। और जो 97% होती है ना, 97% वो आरबीसी के थ्रू जाती है, 97% किसके थ्रू जाएगी, आरबीसी के थ्रू जाएगी। ठीक है, अरे नोट्स बने हुए हैं इसके, देख लो। तो 3% प्लाज्मा के थ्रू और 97% किसके, आरबीसी के थ्रू। ठीक है, अब आरबीसी के थ्रू कैसे जाती है, तो हीमोग्लोबिन से बंध के जाती है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है ना कुछ इस तरह होता है, जैसे मान लो ये हीमोग्लोबिन के अंदर ना आयरन मिलता है ऐसे, और एक मिलता है ग्लोबिन, ग्लोबुलिन एमिनो एसिड मिलता है ऐसे, ये ग्लोबुलिन की चैन होती है, और ये क्या होता है, आयरन। इसीलिए तो बोलते हैं कि खून की कमी में आयरन दो। तो देखो तुम्हें पता लग गया कि यहाँ पे आयरन मिलता है और ग्लोबिन मिलता है, और जब ये 4 आयरन के कंपोनेंट 4 ग्लोबुलिन की चैन से जुड़े होते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये होता है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस हीमोग्लोबिन के थ्रू, मतलब 97% आरबीसी के थ्रू जा रही है ना, और आरबीसी में भी किसके थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू। तो ऑक्सीजन है ना हर एक मॉलिक्यूल से, ठीक है, या ऐसे बोल देंगे कि जो ऑक्सीजन है ना हर एक आयरन से एक एक जुड़ जाती है। तो यहां पे जोड़ दी मैंने ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, यानी एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को लेके जाता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को लेके जाता है। पहले एक ऑक्सीजन जुड़ती है, फिर लाइन से 4 जुड़ जाती है, तो 4 ऑक्सीजन को लेके जाता है हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, देखो आगे लिख रखा है मैंने, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 3% प्लाज्मा के थ्रू, 97% आरबीसी के थ्रू। आरबीसी में भी किसके थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ये आयरन है और ये ग्लोबुलिन है। ठीक है, जब ऑक्सीजन इससे जुड़ती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, O2 बाइंड्स इन रिवर्सिबल मैनर, तो जो ऑक्सीजन है ना वो रिवर्सिबल मैनर में बंधता है। ठीक है, जो रिवर्सिबल मैनर में बंधता है मतलब रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे है ना, आप कहाँ पे गए, आप है ना एल्वेलाई के पास गए, तो एल्वेलाई के पास जब जाते हैं ना तो तुम देखते होगे कि वहां से है ना ऑक्सीजन निकल के ब्लड के अंदर आती है, और जैसे ही ब्लड के अंदर आएगी ऑक्सीजन वहां से निकल के, तुम क्या देखोगे कि ऑक्सीजन किससे बाइंड कर जाएगी, किससे बाइंड कर जाएगी, ब्लड से बाइंड कर जाएगी, और ब्लड में भी किससे बाइंड करेगी, हीमोग्लोबिन से। तो वहां पे तो ये बंधती है, वहां पे तो बाइंड करती है, लेकिन जब ये टिश्यू के पास जाती है ना तो ब्लड में से ऑक्सीजन निकल के कहाँ जाएगी, टिश्यू के पास जाएगी। तो जैसे ही वो टिश्यू के पास गई तो तुम्हें पता है कि टिश्यू के पास जाएगी तो उसको ब्लड से कांटेक्ट तोड़ना पड़ेगा, तो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है ऑक्सीजन वहां पे, तो इसीलिए रिवर्सिबल मैनर में बनती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन एल्वेलाई और बात करते हैं इन टिश्यू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो हम किसकी बात करते हैं, हमने देख लिया कि 3% ऑक्सीजन जाती है प्लाज्मा के थ्रू, 97% जाती है आरबीसी के थ्रू। ठीक है, जब हम एल्वेलाई की बात करते हैं तो मुझे बताओ एल्वेलाई के पास किसका प्रेशर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमने देखा था PO2 ज्यादा होता है, वहां पे देखा था ना हमने, PO2 ज्यादा होता है, जबकि PCO2 क्या होता है, कम होता है। टिश्यू की मैं बात करूं तो टिश्यू के अंदर क्या होता है, टिश्यू के अंदर PCO2 तो ज्यादा होता है और PO2 कम होता है। अब मुझे बताओ एक रिएक्शन चलती है टिश्यू के अंदर हमेशा, और रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन ये होती है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यही चलती है ना, बदले में ATP और बदले में CO2। जब ये रिएक्शन चलती रहेगी, मतलब कोई भी मशीन है अगर वो चलती रहेगी तो वहां पे तुम देखते हो कि मशीन गर्म हो जाती है, तो ऐसे ये भी गर्म कर देती है रिएक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है।
यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होती है। देख लो सारी चीजें ज्यादा होती है सिर्फ PO2 को छोड़ के। अब देखो तुमने पढ़ा होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा पीएच नॉर्मल कब होती है? जब 7 होती है पीएच, ठीक है। 7 से अगर हम पीएच कम है, 7 से कम है तो वो एसिडिक होता है, और 7 से अगर ज्यादा है पीएच तो वो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? बेसिक। ये सबको पता है। 7 वाला नहीं पता है तो अब याद रख लो, जिसकी पीएच 7 होती है वो नॉर्मल, 7 से कम पीएच एसिडिक, और 7 से ज्यादा बेसिक। अब मुझे बताइए कि अगर मान लो 7 से कम है पीएच तो उसको हमने एसिडिक बोला। H प्लस कंसंट्रेशन जो होती है, मतलब H प्लस का काम क्या होता है? एसिडिटी बढ़ाना, मतलब एसिडिक नेचर बढ़ाना, सॉरी। तो एसिडिक नेचर बढ़ाता है कौन? H प्लस। तो मुझे बताओ जब H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच क्या हो जाएगी उसकी? पीएच क्या हो जाएगी उसकी? कम, क्योंकि कम पीएच वाला एसिडिक होता है। मतलब जैसे मान लो 6 है किसी की पीएच तो वो एसिडिक है, 5 है किसी की पीएच तो वो और ज्यादा एसिडिक, किसी की पीएच 1 है तो वो और भी तगड़ा एसिडिक है, ठीक है। तो जैसे कम होते जाता है ना, पीएच कम होती जाती है तो ज्यादा एसिडिक होता है। तो ज्यादा H प्लस तो ज्यादा एसिडिक तो पीएच क्या हो जाएगी? कम। याद रखना ये कंसेप्ट, यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत होते हैं बच्चों के क्वेश्चन। अगर H प्लस कंसंट्रेशन हाई है ना तो पीएच कम होगी, ठीक है। यही क्या करना है तुम्हें? इसका उल्टा कर देना है। यहाँ पे PO2 वहां पे क्या थी? कम, तो मैंने यहाँ हाई कर दी, बाकी सारी चीजें बढ़ी हुई थी वहां पे, मतलब यहाँ तक, क्योंकि H प्लस तो मैंने पीएच मतलब पीएच तो मैंने H प्लस से निकाल लिया। तो कर दो टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे? वहां पे टेम्परेचर कितना था? ज्यादा, तो यहाँ पे कम, ठीक है। H प्लस कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी बताओ? कंसंट्रेशन ज्यादा, सॉरी कम, ठीक है। उसके बाद पीएच क्या हो जाएगी? पीएच ज्यादा, क्योंकि H प्लस कम तो एसिडिक कम, तो किसकी तरफ? एसिडिक कम है तो किसकी तरफ जा रहा है? वो बेसिक की तरफ, तो इसलिए पीएच बढ़ती जा रही है उसकी, ठीक है। तो दोनों लेवल पे तुमने देख लिया, इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। उसके बाद 100 ml अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हमारा ब्लड वेसल्स, यहाँ से 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड है का मतलब ऑक्सीजन है इसके पास, तो ये कितनी ऑक्सीजन टिश्यू को देता है? तो ये देता है सिर्फ 5 ml। तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करवाता है टिश्यू को, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद आता है O2 डिसोसिएशन कर्व। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों के समझ में भी नहीं आता ज्यादातर, ठीक है। तो इसीलिए इसको बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे कि ये कर्व क्या है वो देखेंगे। देखो 2 चीजें देखनी है इसमें तुम्हें। फर्स्ट मैं कलर ले लूं, कौन सा लूं? चलो पिंक कलर ले लो। चलो देखो यहाँ पे 2 चीजें दिखा रखी है आपको। एक तो दिखा रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये लाइन किसकी है? ये पूरी लाइन ये वाली 20, 40, 60, 80, 60, 80, 100। तो ये पार्शियल प्रेशर बता रहा है O2 का, यानी ये क्या है? PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये वाली लाइन क्या बता रही है? ये बता रही है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मतलब क्या इसका? कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की सैचुरेशन दिखा रही है। सैचुरेशन का मतलब कि कितनी ज्यादा बंध रही है, ठीक है। मतलब परसेंटेज सैचुरेशन की कितने परसेंट हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बनती जा रही है प्रेशर के हिसाब से, ठीक है। ये कर्व कौन सा है? सिग्मोइड कर्व है। तो देखो ये कर्व है ना, हमें कुछ इस तरह से दिखा, ये सिग्मोइड कर्व है, ठीक है। लैग लॉग फेज आता है इसमें। तो यहाँ पे जाके देखो इस तरह हो रहा है। तो देखो कोई एक नंबर ले लो, जैसे मैं ले रहा हूं, मान लो मैं 20 ले रहा हूं, ये तो जब उसका पार्शियल प्रेशर 20 था, तो कितने परसेंट सैचुरेशन आ रहा था हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का? मतलब कितनी बन रही थी? इतनी बन रही थी। मतलब 20 और 40 के बीच 30 मान लो मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ डाटा 30, ठीक है। अब मैं ना इसको
इस ग्राफ को राइट भी शिफ्ट करूंगा और लेफ्ट भी शिफ्ट करूंगा, ग्राफ को राइट और लेफ्ट दोनों जगह शिफ्ट करूंगा। तो पहले मैं इसको शिफ्ट करता हूं लेफ्ट, ये मैंने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। लेफ्ट शिफ्ट करके देखते हैं, पॉइंट वही लेते हैं 20 वाला, पॉइंट 20 वाला ही लेंगे, ये रहा 20 पॉइंट। अब मुझे बताओ इस 20 वाले पॉइंट पे अब सैचुरेशन कितना आ रहा है। पहले तो सैचुरेशन आता 30, देखो ऊपर लाइन खींच के मैं थोड़ी साइड से निकाल रहा हूँ लाइन ताकि तुम्हें ब्लू वाली दिखे। यहाँ पे आ रहा है सैचुरेशन, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बैठता है, ये बैठता है, मतलब 70 के अप्रोक्स बैठ रहा है। मतलब इसी पॉइंट पे पहले तो कितना रहा था 30, अब कितना आ रहा है, अब 70 आ रहा है। तो जैसे ही लेफ्ट शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है, उतने ही प्रेशर पर अब ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, उतने ही प्रेशर पर अब ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है इसको। ठीक है, पहले तो इतने ही प्रेशर पे कितनी मिल रही थी 30, अब कितनी मिल रही है, अब 70 का सैचुरेशन आ रहा है। तो बताओ ऑक्सीजन कब ज्यादा मिलती है, एल्वियोलाई की साइड में मिलती है, टिश्यू की साइड में। तो आप सबको पता है कहां पे मिलती है, कहां पे मिलती है, एट एल्वियोलाई लेवल। तो एल्वियोलाई लेवल पे जब हम जाते हैं ना तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, तो इसीलिए तो बताओ उस 20 पे अब 70 आ रहा है, लेफ्ट शिफ्ट करती। अगर मैं ग्राफ को शिफ्ट करूं राइट, ये रहा मैंने बार राइट शिफ्ट कर दिया। अब मुझे बताओ उसी 20 पे, मैं थोड़ा साइड से बना रहा हूँ, उसी 20 पे कितना आ रहा है, अब लगभग 10 के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब प्रेशर उतना ही है, अब सैचुरेशन कितनी आ रही है, अब 10 आ रही है। तो बताओ मतलब प्रेशर उतना ही लग रहा है अब भी ऑक्सीजन का, क्योंकि ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन अब कम बन रही है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन, अब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कम बाइंड कर रही है। तो बताओ कहाँ होता है ऐसा, टिश्यू लेवल पे, क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम होती है। तो बताओ ये क्या है, शिफ्ट। ये वाला कलर दिखेगा नहीं, मैं ग्रीन कर लेता हूँ यहाँ पे। शिफ्ट टू राइट, कहां पे शिफ्ट होता है राइट में, एट टिश्यू लेवल, क्योंकि टिश्यू पे क्या मिलता है तुम्हें, टिश्यू पे क्या मिलता है, प्रेशर कम मिलता है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है ना। अब ये वाली चीज है टिश्यू लेवल की, सॉरी एल्वेलाई लेवल की और टिश्यू लेवल की मैंने अभी कराई है आपको, ये रही। ठीक है, तो ये सेम कंडीशन वहां पे बैठेगी, इसी को बोलते हैं हम O2 डिसोसिएशन कर्व, मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, सिग्मोइड कर्व होता है। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट कब शिफ्ट होगा, लेफ्ट का मतलब इधर, उधर कब शिफ्ट होगा, तो उधर जब शिफ्ट होगा जब वो एल्वेलाई लेवल पे होगा, मतलब जब ज्यादा ऑक्सीजन होगी, कम CO2 होगी, टेम्परेचर कम होगा, H+ कंसेंट्रेशन कम होगी, यही तो बताया था मैंने अभी तुम्हें। ठीक है, एल्वेलाई की तरफ क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरह का ही है, इतना कुछ मतलब टफ नहीं है इसके अंदर, लेकिन बच्चे टफ मानते हैं इसको। आगे देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, O2 का ट्रांसपोर्टेशन देख लिया हमने, अब CO2 का देखते हैं। तो CO2 तीन तरह ट्रांसपोर्ट होती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, तो 7% जो CO2 होती है वो प्लाज्मा के थ्रू जाती है, 7% CO2 प्लाज्मा के थ्रू जाती है, जबकि ऑक्सीजन 3% जाती थी। सेकंड 20 to 25% किसके थ्रू जाती है, तो ये जाती है आरबीसी के थ्रू, आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन से बंध के। ठीक है, तो आरबीसी में भी किससे बंध के जाती है, हीमोग्लोबिन से बंध के जाती है 20 से 25%, जबकि वहां तो 97% जा रही है। जो सबसे ज्यादा जाती है ना इसमें 70%, वो जाती है बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन। अब देखो ये जो आरबीसी है, आरबीसी के पास तुम्हें पता है हीमोग्लोबिन मिलता है, तो जब हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है तो उसको नया नाम देता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो मैंने यहां दिखा रखा है 20 से 25% प्लाज्मा के थ्रू, जिसको हम बोल रहे हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, मतलब अब क्या जुड़ रहा है, आयरन से CO2 जुड़ रही है।
70% किससे जाती है? बाइकार्बोनेट से बन जाती है। बाइकार्बोनेट देखो कैसे बनता है, जैसे मान लो तुम्हारी ये ब्लड वेसल है, ये, और यहाँ पे ये क्या है? आरबीसी। तो यहाँ पे क्या होता है? आरबीसी के अंदर CO2 प्लस H2, आरबीसी के अंदर CO2 प्लस H2। तो ये CO2 और प्लस H2 रिएक्शन करके बन जाता है H2CO3, और ये H2CO3 फर्दर किसमें टूट जाता है? तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बना लूं ताकि मेरी रिएक्शन आ जाए इसमें पूरी। तो ये HCO3 माइनस और प्लस H प्लस में टूट जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बाइकार्बोनेट। यहाँ पे एक एंजाइम होता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो इस रिएक्शन को रिवर्सिबल मैनर में कराता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो ये इसको रिवर्सिबल मैनर में कराता है। यहाँ पे भी ये मिलता है, Ca लिख देता हूं मैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब जो HCO3 माइनस है ये बाहर आ जाता है। यहाँ पे बाहर क्या है? यहाँ पे प्लाज्मा है ना सारा, ये ब्लड है, ब्लड का प्लाज्मा ये आरबीसी है। तो ये प्लाज्मा में आ जाता है, SCO3 माइनस निकल के। प्लाज्मा के अंदर तुम्हारा पहले ही पड़ा होता है NaCl, और NaCl किस में टूटता है? N प्लस Cl माइनस में। तो जब ये माइनस वाला बाहर आ जाता है, तो अगर ये माइनस वाला लगातार बाहर आता रहा तो अंदर तो प्लस ज्यादा हो जाएगा और बाहर माइनस ज्यादा होता रहेगा, तो इससे तो बैलेंस खराब हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए Cl माइनस अंदर जाता है, जितने बाहर आएंगे उतने भाई ये भी एक माइनस का, ये भी एक माइनस का। इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। देखो CO2 प्लस H2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की परसेंट में किसमें बदल जाती है? H2CO3 में। अब H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज की परसेंट में HCO3 माइनस और H प्लस, ये HCO3 माइनस कहाँ जाता है? प्लाज्मा में आ जाएगा, ठीक है। बदले में यहां से क्या? Cl माइनस कहाँ जाएगा? अंदर चला जाएगा, आयनिक बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। उसके बाद यहाँ पे 100 ml अगर मान लो क्या है तुम्हारे पास, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये कितनी डिलीवर करता है? ये 4 ml करता है टिश्यू को। टिश्यू को कितनी ml करता है? 4 ml, जबकि ऑक्सीजन कितनी हो रही थी? 5 ml। चलो ठीक है। उसके बाद आता है बोहर्स इफेक्ट। उसके बाद क्या आता है? बोहर्स इफेक्ट। देखो भाई, तो बोहर्स इफेक्ट क्या होता है? तो इंक्रीज इन CO2, अगर CO2 में इंक्रीज हो जाए, ज्यादा CO2 हो जाए, तो बाइंडिंग एफिनिटी कम कर देता है, किसकी? ऑक्सीजन की। डिक्रीज द बाइंडिंग एफिनिटी, बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज क्या कर देता है? बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। यही बोहर्स इफेक्ट, यही क्या है? बोहर्स इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। चलो ये 2024 में आया था, इसी साल क्वेश्चन आया था असर्शन रीजन का। तो देखो असर्शन क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस अबाउट 20 से 25% ऑफ CO2 इज कैरिड आउट, इज 20 से 25% ऑफ CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। यही बताया था ना कि 7% प्लाज्मा के थ्रू, 20 से 25% कार्बामिना हीमोग्लोबिन के थ्रू, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, और 70% बाइकार्बोनेट के थ्रू। तो ये तो सही है, राइट है बिल्कुल। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू हाई PCO2, ये भी सही है, हाई PCO2 एंड लो PO2। भाई बाइंडिंग एफिनिटी किस पर डिपेंड करती है? कि PCO2 तो हाई होना चाहिए हमारा, और लो क्या होना चाहिए? PO2। तो इसका मतलब दोनों ही सही है, रीजन भी है इसका सही है। तो देखो कहाँ है? A is true but R is false, A is false but R is true, मतलब एक false एक ट्रू है, तो दोनों गलत है, मतलब दोनों ही सही है। तो फर्स्ट और सेकंड तो गलत हो गया हमारा। थर्ड देखेंगे, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R करेक्ट
एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बताओ कौन सा? 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है टिश्यू को? 5 ml। अभी तो पढ़ी। चलो, ये 2021 में आया था क्वेश्चन, ये कब आया था? 2022 में। तो कितना रद्दी क्वेश्चन आया था। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट द एल्वेलाई। तो बोल रहा है कि फेवरेबल कंडीशन बताओ ऑक्सीहीमोग्लोबिन के बनने की। हमें क्या बनाना है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन से क्या जुड़वाना है? ऑक्सीजन को जुड़वाना है। तो कौन कौन सी कंडीशन होती है कि जो इनको सपोर्ट करती है? मतलब PO2 हाई होना चाहिए, बाकी सारी चीजें लो होनी चाहिए। PO2 हाई होना चाहिए, बाकी सारी चीजें लो होनी चाहिए। तो देखो हाई PO2 पहले ऑप्शन में, हाई PO2, हाई PCO2 ना, PCO2 तो लो होना चाहिए। लो PO2 होनी चाहिए ना, ये भी गलत। हाई PO2 सही बात है, लो PCO2, लेस H प्लस एंड लोअर टेम्परेचर, बिल्कुल सही। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। चलो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसमें से रॉन्ग बताना है, कौन सा है, गलत कौन सा है। तो मुझे आंसर देखेंगे, आंसर बताएंगे इसका क्या है। ठीक है, तो सोल्व करके देखेंगे खुद। उसके बाद देखो कैसे सोल्व करने से। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, पहले से याद रखना है रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में? ऑक्सीजन के। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, हायर H प्लस कंसंट्रेशन इन एल्वेलाई। बताओ तुम मुझे पहले ही बताओ, हायर H प्लस कंसंट्रेशन, हायर H प्लस कंसंट्रेशन होती है क्या एल्वेलाई? कहाँ पे? कहाँ पे? एल्वेलाई में हायर H प्लस होती है कंसंट्रेशन। यही गलत है, यही गलत है। सिंपल सा देखो, बिल्कुल साफ दिख रहा है, हायर H प्लस कंसंट्रेशन इन एल्वेलाई। एल्वेलाई में तो लो होती है H प्लस कंसंट्रेशन। फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन ना, ऑक्सीहीमोग्लोबिन को क्या फेवर करता है? बस PO2 ज्यादा होना चाहिए, बाकी सब कम होना चाहिए। ठीक है, आगे 2022 का सेम क्वेश्चन कैसे आ गया? सेम क्वेश्चन है तो। चलो, उसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ, ये क्या हुआ? ये क्या जादू हुआ इसमें? नाप ही बंद हो गया। अरे खुल जा रही है। क्या पढ़ रहे थे हम? रेगुलेशन, है ना? ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। तो दो तरीके से रेगुलेशन करते हैं हम ब्रीथिंग का। एक तो न्यूरल होता है और एक होता है केमिकल। ठीक है, दो तरीके से ही किसी भी इंसान की बॉडी कंट्रोल होती है। एक तो न्यूरॉन्स के थ्रू, जो ब्रेन से सिग्नल आता है, न्यूरॉन्स। ठीक है, तो एक तो न्यूरॉन्स के थ्रू होती है, उसको न्यूरल रेगुलेशन बोलेंगे। और एक होती है केमिकल के थ्रू, जैसे हार्मोन होते हैं ना, हार्मोन हार्मोन ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं और टारगेट लेवल पे चले जाते हैं जहां पर उनको काम करना होता है। तो एक तो हार्मोन से रेगुलेशन करते हैं और एक करते हैं न्यूरॉन से। न्यूरॉन यानी न्यूरल वाला और हार्मोन यानी केमिकल वाला। केमिकल ही तो है ना हार्मोन। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है न्यूरल। देखो मैं एक डायग्राम बताता हूँ तुम्हें, ये याद रखना है तुम्हें। ठीक है, न्यूरल ही है ना? हाँ, ठीक है, ये डायग्राम याद रखना है। अच्छा, ये डायग्राम है ना, एक क्वेश्चन आया था उसमें, फर्स्ट ईयर में आया था हमारे मेडिकल कॉलेज में थे जब, एनाटॉमी के अंदर आया था। तो मुझे याद नहीं था वो, तो मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया था। तो ये स्ट्रक्चर तुम याद रखना, ये काम आएगा तुम्हारे वो
तो देखो एक ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना जनरल, ऐसा बनाना सीखो, ऐसा बना देना है। ये बनाया था मैंने बस, ठीक है, और पीछे ऐसे बना दो। देखो कितना आसान है बनाना, ठीक है। तो एक जो ब्रेन होता है ना, ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मान लो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, या ब्रेन ही लिख लो यार। एक तो होता है, सबको पता है, फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर आता है, ये ब्रेन वाले चैप्टर में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आएगा हमारा सेरेब्रम और डाइनसेफेलोन। मिड ब्रेन आता है, और हिंड ब्रेन में 3 चीजें आती हैं हमारी, कौन कौन सी? पोन्स, मेड्यूला ओब्लोंगेटा, और थर्ड आता है हमारा सेरेबेलम, ठीक है। बस ये चीजें याद रखो फिलहाल। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आता है सेरेब्रम, डाइनसेफेलोन, मिड ब्रेन है, और हिंड ब्रेन में आती है 3 चीजें, ठीक है। अब देखो, अब मैं हटा रहा हूं, तो हटा रहा हूं, उसको लिख लेना, तो पता लग गया। चलो, ये तो होता है हमारा सेरेब्रम, ये होता है हमारा मिड ब्रेन, और ये होती है हमारी पोन्स, ये होता है हमारा मेड्यूला ओब्लोंगेटा, और ये होता है हमारा सेरेबेलम, ठीक है भाई। हमें बस इनसे मतलब है, मेड्यूला ओब्लोंगेटा और पोन्स से, इस चैप्टर में हमें इसी से मतलब है। ये मैं तुम नाम याद रख लेना, तुम्हारे काम आएंगे बहुत ज्यादा। तो देखो यहाँ पे एक सेंटर होता है, इस सेंटर को बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, सेंटर होता है। इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, यहाँ लिख दूं, इस साइड, इस साइड लिखता हूँ, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो यहाँ पे क्या मिलता है, हमें रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मिलता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ना, ये जो सेंटर है, ये इंस्पायरेशन कराता है। क्या कराता है? इंस्पायरेशन कराता है। कैसे होता है इंस्पायरेशन? तो ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है 2 मसल को, और तुम्हें पता है वो कौन सी मसल है, जल्दी बताओ, सोचो अपने मन में। कॉन्ट्रैक्ट किस किस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है? पिछली क्लास में देखा हमने, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा इंस्पायरेशन हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? इंस्पायरेशन। और इंस्पायरेशन है ना, जनरली 2 सेकंड का होता है। इंस्पायरेशन 2 सेकंड का होता है नॉर्मली। उसके बाद है ना, 2 सेंटर तुम्हें यहां मिलते हैं, इसको मैं बनाता हूं इससे। दो सेंटर मिलते हैं पोन्स में, एक तो मिलता है मेड्यूला ओब्लोंगेटा में, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। फिर मिलता है तुम्हें यहाँ पे, और इसको बोलते हैं, इसको मैं इधर लिख देता हूं, इसको बोलते हैं हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये रहा। अब जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, ये मॉडरेट कर सकता है इसके फंक्शन को, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट करता है।
मॉडरेट यानी बदल देता है, बदल के क्या करेगा बताओ, इंस्पायरेशन। तो ये गरीब तो इंस्पायरेशन करा रहा है, तो ये क्या काम कर देगा, मॉडरेट करना मतलब बदलना, ये एक्सपायरेशन करा देगा। मॉडरेट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, इसके फंक्शन को मॉडरेट कर सकता है, मतलब ये क्या काम करवाता है, ये एक्सपायरेशन करा देता है, एक्सपायरेशन। और एक्सपायरेशन नॉर्मली कितना होता है, 3 सेकंड का होता है, ठीक है। एक्सपायरेशन कितना होता है, जैसे मान लो तुम क्या काम कर रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल है ना, तुम खड़े हो और तुम क्या काम कर रहे हो, तुम मान लो गर्ल्स हॉस्टल के सामने खड़े हो, ठीक है, खड़े तुम आराम से बिल्कुल। अब वहां पे क्या है, तुम्हारे काम को मॉडरेट करने के लिए मान लो वहां का वार्डन आया और वार्डन ने तुम्हें क्या काम कर दिया, भगा दिया वहां से। तो तुम वहां पे कर रहे थे इंस्पायरेशन, मतलब खड़े थे आराम से, तो तुम्हारे काम को मॉडरेट किसने कर दिया, मतलब बदल दिया किसने, न्यूमोटैक्सी ने, तुम्हें भगा दिया वहां से, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। ये क्या होता है, ये होता है हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर। तो ये एनसीईआरटी में नहीं है तो इसको नहीं पढ़ेंगे, एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एपन्यूस्टिक सेंटर। अच्छा, एपन्यूस्टिक सेंटर है ना, लॉन्ग टाइम तक इंस्पायरेशन करवाता है, जब तुम एब्डोमेन का जोर लगाते हो, ठीक है, तो वो इंस्पायरेशन ये कराता है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। उसके बाद देखते हैं, ये हो गया तुम्हारा न्यूरल। उसके बाद आता है केमिकल। तो केमिकल कंट्रोल कैसे करते हैं, तो देखो केमिकल कंट्रोल 2 चीजों से होता है, CO2 से एंड H+ से। अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, CO2 की एंड H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो उससे भी हमें क्या पता लग जाता है, उससे भी पता लग जाता है हमें, मतलब वो भी हमारा हेल्प करता है रेस्पिरेशन। तो अगर मान लो हमारी बॉडी के अंदर CO2 और H+ की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है, जैसे मान लो तुम एक्सरसाइज कर रहे, सबसे अच्छा एग्जांपल एक्सरसाइज कर रहे, और एक्सरसाइज करते 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 क्या हुआ, तुम सांस फूल गया तुम्हारा, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन ज्यादा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ गई और H+ बढ़ गया, तो ये कुछ सेंटर को एक्टिवेट कर देता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो बॉडी के अंदर है ना कुछ सेंटर मिलता है जो एक्टिवेट हो जाता है इनमें, ठीक है। उसके बाद है ना, इनको बोलते हैं कीमोरिसेप्टर। तो ये एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट कब होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन। प्रेजेंट में क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। 2 चीजें और मिलती है, कैरोटिड आर्टरी एंड एओर्टिक आर्क। तो ये दोनों भी है ना, इन्हीं को पहचानती है, CO2 को और H+ को। ये दोनों भी किसको पहचानती है, किसको पहचानती है दोनों, ये CO2 को और H+ को। जैसे ही उनको बढ़ा हुआ मिला है तो किसके पास जाएंगे, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर के पास जाएंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के, और उसको बोलेंगे कि भाई अब नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करो, ठीक है। तो इनमें ज्यादा होने से ये भी कुछ रिसेप्टर होते हैं, कीमोरिसेप्टर होते हैं बॉडी के अंदर, वे एक्टिवेट हो जाते हैं और वे किसके पास जाता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास जाता है, उसको कंट्रोल, फंक्शन को कंट्रोल करवाते हैं। कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्क ये भी पहचानते हैं किसको, CO2 और H+ की कंसंट्रेशन बढ़ने को। आगे देखते हैं क्वेश्चन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर which can moderate the function of respiratory rhythm center is present at, कहाँ होता है प्रेजेंट, बताओ कितना आसान क्वेश्चन, कौन सा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, पोन्स। 2 ही रीजन होते हैं, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा, रेस्पिरेशन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, किससे कंट्रोल होता है रेस्पिरेशन, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। ये तो तुमने देखे ही नहीं थी, तो किससे, मेडुला ऑब्लिंगेटा। उसके बाद आता है Consider the characters of a respiratory control center in humans. It is located in pons. ठीक है, कौन सा भाई, respiratory control center, ठीक है, it is located in pons, सही है। It moderate the function, moderate कर सकता है the function of respiratory rhyme center, अच्छा। Its absence results in an increase in depth respiration,
मतलब डेप्थ तक इंस्पायरेशन हो जाएगा तुम्हारा अगर ये ना हुआ तो। बताओ सबसे पहले तो ये बताओ पोन्स में कौन सा होता है, पोन्स में कौन सा होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। मॉडरेट भी कौन करता है, वही करता है, और अगर वो ना हो तो इंस्पायरेशन होता ही रहेगा। तो बताओ क्या किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, ये तो करता है मॉडरेट। आगे देखते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज लोकेटेड इन, रद्दी क्वेश्चन है बिल्कुल, कहां पे होता है बताओ न्यूमोटैक्सिक सेंटर कौन सा। अब आते हैं इसके डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो डिसऑर्डर के अंदर पहला डिसऑर्डर है तुम्हारा अस्थमा। अस्थमा है ना, कभी भी आए तुम्हारे पास बस एक चीज याद रख लेना, इन्फ्लामेशन। ठीक है, क्या याद रखना है अस्थमा में, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है, मतलब सूजन, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन। ठीक है, और किस में हो जाती है इन्फ्लामेशन, इन ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल। तो जब भी ब्रोंकियो और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन हो जाए तो वही क्या है हमारा, अस्थमा। ये क्वेश्चन आता है। तो अस्थमा क्या है, इन्फ्लामेशन जो है ना ब्रोंकियो और ब्रोंक्यूल। सेकंड आता है हमारा एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा कौन सा है, तो एम्फाइसीमा किसको होता है, जो सिगरेट स्मोकिंग करता है। ठीक है, तो सिगरेट स्मोकिंग करने वालों की ना पता क्या होती है, जो एल्वेलाई होती है ना, एल्वेलाई, एल्वेलाई की लेयर डैमेज हो जाती है, या वॉल बोल सकते हैं, डैमेज एल्वियोलाई वॉल। तो एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है एम्फाइसीमा में। और अगर एल्वियोलाई की वॉल डैमेज होगी ना तो उससे क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि भाई वही तो सरफेस एरिया बनाती है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, डैमेज हो जाती है एल्वेलाई की वॉल, जिससे सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, तो इतनी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, किसको होता है मेजरली, सिगरेट स्मोकिंग करने वालों को। सिगरेट स्मोकिंग वालों को क्या होता है, एम्फाइसीमा। ठीक है, ऐड भी देते हैं सिगरेट के डब्बे पे, लेकिन बस सिगरेट दिखती है अंदर वाली हो तो बाहर फेंक देता है पीने वाले, है भाई, ये होता है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। रेस्पिरेटरी डिजीज, तो देखो ऑक्यूपेशनल मतलब ऑक्यूपेशन क्या है, तो ऑक्यूपेशन के नाम से याद रख लो, मतलब ऐसे लोग जिनका ऑक्यूपेशन है ना ऐसा है कि वो है ना इंडस्ट्री, मतलब ऐसी खदानों में काम करते हैं ना जहाँ पे पत्थर तोड़ते हैं या डस्ट पार्टिकल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब लॉन्ग एक्सपोजर होता है ना डस्ट का, मतलब थोड़े बहुत तो डस्ट हमारी नाक जो होती है ना, जो हमारी नोज होती है, और नोज के अंदर इतना बड़ा पाथ होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है, नेजल कैविटी होती है, तो कुछ डस्ट पार्टिकल को तो रोक लिया जाता है, बाल होते हैं हमारी नाक में, हेयर होते हैं, ठीक है, वैक्स होता है, तो कुछ तो डस्ट पार्टिकल रुक जाते हैं। लेकिन जब ज्यादा डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, तो जब नहीं रुक पाते, जब हमारा डिफेंस मैकेनिज्म भी फेल हो जाता है, ठीक है, तो जब हमारा डिफेंस मैकेनिज्म भी फेल हो जाता है ना, तो डस्ट पार्टिकल अंदर आ जाते हैं, मतलब लॉन्ग एक्सपोजर होता है ना, जब लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ डस्ट, ठीक है, डस्ट पार्टिकल, जब लॉन्ग एक्सपोजर होता है डस्ट पार्टिकल का, तो उससे क्या हो जाता है, लंग्स फाइब्रोसिस हो जाता है। ठीक है, जिससे लंग्स डैमेज हो जाते हैं हमारे। तो ऐसे लोगों को जो ऐसी जगह काम करते हैं, किसका यूज करना चाहिए, मास्क का। तो मास्क से कवर करना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, 3 डिसऑर्डर दिए थे। ठीक है, वैसे मैंने सब कवर किया है इसमें। ठीक है, कोई चीज मेरे ख्याल से तो नहीं है कि मैंने एनसीईआरटी से अलग पढ़ाई हो। उसके अलावा है ना, हम नेक्स्ट क्लास में ना हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे चैप्टर ये पूरा। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक वर्ड एनसीईआरटी का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर ये तुम्हें पसंद आई हो वीडियो, तो उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना आप, अगर कोई भी डाउट हो। ठीक है, तो तब तक के आप पढ़ो।